हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वीडियो का मेन पर्पस है आरबीआई ग्रेड बी का जो डीपीआर एग्जाम होता है उसके लिए आंसर राइटिंग है, क्योंकि वहाँ पे आंसर राइटिंग जो है आपको पेपर और पेन पे करना पड़ता है। लेकिन ये वीडियो यूज़फुल है जनरलिस्ट कैंडिडेट्स के लिए भी। आपका जो ईएसआई का पेपर है 50% आपको आंसर लिखने हैं, लेकिन वो टाइप करने हैं, राइट, टाइप करने हैं। एंड फाइनेंस मैनेजमेंट भी आपका 50% जो पेपर है वो एमसीक्यू है और 50% पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव वाला है, जिसको हमें टाइप करना होता है पीसी पे यूजिंग कीबोर्ड। और सेम टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश का पेपर आपका डीपीआर में भी हो सकता है और आपका जर्नलिस्ट में भी हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये सिर्फ आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन आरबीआई के बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं अलग अलग, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस है, उसके बाद स्पीचेस होते हैं, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस है। तो ये जो सारे रिपोर्ट्स है वो आपको देखने हैं, आपका सिलेबस देखना है और उससे जो रिलेवेंट कंटेंट है वो यूज़ करके हमें आंसर लिखना है। और एग्ज़ाम में आपको उसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा। जो जो लोग रेफरेंस देंगे उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है आरबीआई में जाके आपको क्या काम करना है। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था, आपका काम मोस्टली जाके ऑफिस नोट बनाना, लिखना ही है। और डीपीआर में तो ये और ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे रिसर्च टाइप का काम करना पड़ता है, अलग अलग पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं, करेक्ट, रिपोर्ट्स भी लिखना पड़ता है, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, ईडी के स्पीचेस भी लिखने पड़ते हैं। तो ये इसलिए आरबीआई के एग्जाम में हो या जर्नलिस्ट हो या डीपीआर में, आंसर राइटिंग जो है वो स्किल अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और डीपीआर का एग्जाम में स्पेसिफिकली अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है तो काफ़ी आपका वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और वो किस तरीके से प्रेजेंट करना है, देखो सेम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊंगा कि रिपोर्ट में कैसे दिखती है, और जब हम लिखेंगे आंसर में तो वो कैसे दिखेगा, उससे इंप्रेशन पड़ता है। और वो जो सामने वाला है उसको बातें जल्दी समझ में आ जाती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, और आपको ये भी आप दिखा सकते हैं कि यार मुझे कितने अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आया है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा नया जो बैच है डीपीआर का अभी स्टार्ट होने वाला है 12 तारीख से, करेक्ट। मैडम यहाँ पे है, इन्होंने यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है क्लियर किया है। एक्चुअली मैंने भी 2 बार एग्ज़ाम क्लियर किया है। जेआरएफ एक मैनेजमेंट में क्लियर किया है और इकोनॉमिक्स में क्लियर किया है। वैसे इकोनॉमिक्स में मैंने इग्नू में ना एडमिशन जस्ट लिया था उस टाइम पे, और उसी के बेसिस पे मैंने फॉर्म भर दिया था। और मेरा जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है इकोनॉमी का, मुझे एमसीक्यू की प्रैक्टिस है। और ये एग्ज़ाम में क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसलिए मुझे काफ़ी हाई मार्क्स मिले थे। आई थिंक मैंने उस टाइम आरटीआई भी डाला था, तो पहले 10 में मेरे मार्क्स थे। तो चलो यहाँ पे मैडम आपको पढ़ाएगी और क्या क्या हमारे कोर्सेज में है, और अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी देखो, ये मैंने एक वीडियो बनाया था इसलिए मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ कि जर्नलिस्ट होता है, डीपीआर होता है। जिन्होंने एमबीए फाइनेंस किया है या एमए इकोनॉमिक्स किया है वो दोनों जगह पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अभी देखो, मेरे आज एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो है इन्फ्लेशन। उसका यूज, जो कंटेंट है उसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इन्फ्लेशन साथ में चलता है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट है, रिजर्व बैंक है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का जिक्र आता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल लेवल का जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, ब्रॉड ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट, करेक्ट जी, क्योंकि इन्फ्लेशन का ट्रेंड है, उसी से आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है और उसी से डेवलपमेंट को फर्क पड़ता है। ये तो टॉपिक डायरेक्ट ही आपका बजट वाला टॉपिक है। और ये जो एफएम का पेपर है ये आपका ईएसआई का पेपर हो गया, ठीक है। ये मैं आरबीआई जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं आपको डीपीआर पे भी आऊंगा। तो ये इन्फ्लेशन टॉपिक कंप्लीट टॉपिक है। यहाँ पे आपका जो फाइनेंस का पेपर है उसमें पूरा इन्फ्लेशन का टॉपिक है। चलिए अभी बाकी आते हैं डीपीआर में आते हैं। डीपीआर में ये अलग अलग सब्जेक्ट है। ये आपका फेज 1 है, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, और फेज 1 का जो पेपर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। देखो यानी कि फेज 1 में ही डिस्क्रिप्टिव आ गया है। आरबीआई अभी ये लास्ट ईयर चेंज हुआ था, फेज 1 में ही डिस्क्रिप्टिव आया है डीपीआर में, ठीक। अभी देखो ये पेपर है उसका, फेज 2 में ये पेपर 1 है। यहाँ पर ये जो टॉपिक है, यहाँ पे इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, टेलर्स रूल एंड लुकास क्रिटिक करके ये टॉपिक है, इन्फ्लेशन रिलेटेड है। कहाँ पे है, फेज 2 के पेपर 1 में। अभी देखो फेज 2 का पेपर 2 जो है, मॉड्यूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, पॉलिसी एंड ट्रेंड्स, यहाँ पे इन्फ्लेशन इन इंडिया, ट्रेंड्स एंड ड्राइव्स। तो मैं ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड अगर आंसर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर कैसे लिखना है, आरबीआई का जो एनुअल रिपोर्ट है उसका यूज कैसे करना है। और मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, बाकी
जो मेंटर्स है वो नहीं बोलते हैं। अगर आपको आरबीआई का एग्जाम क्रैक करना है, भले वो जर्नलिस्ट हो या डीपीआर हो, आपका मेमोराइजेशन अच्छा होना चाहिए। आपको, जिसको हम रट्टा लगाना बोलते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। रोट मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको आंसर लिखना है, आप हवा में आंसर नहीं लिख सकते। बहुत मैंने देखा कि स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं स्टेटमेंट। देखो, हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए। कभी कभी हम क्रिटिसाइज करते कि यार ये तो रट्टा है, पोपट जैसा बोलता है। हमारे यहाँ मराठी में पोपट पंछी बोलते हैं कि भाई जो आ गया वो उसने लिख दिया। दोनों स्किल होनी अच्छी भाई। आपको इंटेलिजेंस भी दिखाना पड़ेगा, आपको एनालिटिकल स्किल भी आनी पड़ेगी, और आपको ये याद भी रहना चाहिए, अदरवाइज आप आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये अभी हो गया। अभी एक्चुअल हम देखते हैं क्या लिखना है। और बाकी ये तो कौन कौन से बुक्स है ये डीपीआर के लिए उन्होंने बताया हुआ है। तो ये है अभी हमारा जो टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है असेसमेंट एंड प्रॉस्पेक्ट्स। अभी देखो यहाँ का एक पैसेज है, छोटा सा पैसेज मैंने लिया है और उसी को मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है। तो देखो किस तरीके से लिखने से कैसे इंप्रेशन पड़ता है। अभी क्या है यहाँ पे, द डिसइन्फ्लेशनरी प्रोसेस से स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे ये जो है इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी शिफ्ट यहाँ से यहाँ तक लिखा है। और देखो आपके आंसर में अगर आरबीआई की रिपोर्ट्स के वर्ड्स आते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स, स्टैंडर्ड वर्ड्स, जो जिसको हम जार्गन्स कहते हैं, तो आपका आंसर बहुत इंप्रेसिव लगेगा। अभी ये फेज 2 का पेपर 2 है, हम बात कर रहे हैं डीपीआर की। सेम यूज आप कर सकते हैं हमारे एफएम में और ईएसआई में, लेकिन वहाँ पर ये ऐसा लिख नहीं सकते। आपको टाइप करना है तो यहाँ वहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रीडम नहीं है एक्सप्रेस करने का। ठीक है, ये कौन सा है, मॉड्यूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, पॉलिसी एंड ट्रेंड्स। और देखो यहाँ पे हैंडराइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है। मैंने जितनी भी एग्जाम दिए जहाँ पे हैंडराइटिंग वाला पेपर वाला है, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। आरबीआई के एग्जाम में भी मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, इंग्लिश के पेपर में थे, एफएम के पेपर में थे, ईएसआई में कम थे। उसके बाद मैंने यूपीएससी की 2 मेंस दिए, उसमें भी मुझे ऐसे में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। एक आपको पता है यूपीएससी में क्या, एक ऊपर सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो गया तो आप बाहर हो जाते। तो वहाँ पे मुझे जहाँ जहाँ आंसर राइटिंग होता है पेपर पे, मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ माई हैंडराइटिंग एंड उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ये टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन इन इंडिया, ट्रेंड्स एंड ड्राइवर्स। देखो अभी ये जो है मैंने इसको लिखा है और आप ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में आपको ऐसे करना है। द डिसइन्फ्लेशनरी, अभी मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है तो मैंने उसको बॉक्स किया। प्रोसेस हाउ एवर रिमेन्स वैरिड अक्रॉस कंट्रीज विद परसिस्टिंग स्टिकीनेस इन द सर्विस इन्फ्लेशन मुझे लगा यार ये इंपॉर्टेंट, उसको अंडरलाइन करें। इन मेजर एडवांस इकोनॉमीज, ठीक है, ये अभी हो गया। अभी दूसरे पैराग्राफ में लिखा है फाइनेंशियल कंडीशंस ब्रॉडली ईज्ड एज अ मेजर सेंट्रल बैंक्स पिवोटेड यानी कि चेंज किया उन्होंने, क्या किया, टू अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस बाय मिड 2024। क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में ही क्या है, ट्रेंड है पॉलिसी के बारे में, इसलिए मैंने ये दिखाया कि भाई ये ऐसा लिखेंगे आप, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, रट्टा लगाएंगे, एग्जाम में रिप्लिकेट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, येट बाउट्स यानी कि थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, मोस्टली ये मेडिकल टर्म में वर्ड यूज किया जाता है। इसका जो तकलीफ हो है ऑफ वॉलेटिलिटी, अभी देखो मैंने ये वॉलेटिलिटी का नीचे डायग्राम भी दिखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, तो किस लिए हुआ, वेयर विजिबल ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू, अभी ये यहाँ पे ड्यू टू है लेकिन मैंने उसको 3 पॉइंट में डिवाइड किया। किसके वजह से, इंटरप्ले ऑफ पॉलिसी शिफ्ट, उसके बाद जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड स्ट्रेच वैल्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स, जो टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स है उसके वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए, करेक्ट। अभी ये है अमंग अदर्स। तो अभी मैंने इसको क्या किया है, एक ट्रायंगल निकाला, मैंने यहाँ पे लिखा वॉलेटिलिटी क्योंकि वो बीच में है। किसके वजह से है, किसके इंटरप्ले के वजह से है, पॉलिसी शिफ्ट्स के वजह से, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के वजह से एंड स्ट्रेच एंड वैल्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टांस। देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे लग रहा है, आप मुझे बताओ, सिंपल है यहाँ पे, और फिर राइट साइड में देखो कैसे दिख रहा है। तो ये जो है जब ऐसा आप लिखेंगे तो जो पढ़ने वाला है तो बहुत इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि जब मैं 10th में 12th में था तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे ना महाराष्ट्र में जो एडमिशन होते थे मेडिकल के, इंजीनियरिंग के एडमिशन ना, वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे होते थे। तो ये जो है मतलब हमें तब से ये मुझे प्रैक्टिस हुई कि भाई आंसर कैसे लिखा जाए। तो इसका फ़ायदा मुझे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे मुझे। उसके बाद नाबार्ड के एग्ज़ाम में भी मेरे टाइम पे डिस्क्रिप्टिव था। उसके बाद आरबीआई का एग्ज़ाम भी डिस्क्रिप्टिव था, यूपीएससी एग्ज़ाम भी डिस्क्रिप्टिव था। इस तरीके जितने सारे एग्ज़ाम थे जहाँ जहाँ आंसर राइटिंग करनी आती, हैंड राइटिंग की वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मुझे पता है सब ऐसा, सबका हैंड राइटिंग मतलब क्या कहते हैं कि इतने जल्दी टाइम में डेवलप करना ईजी नहीं है। लेकिन देखो हैंड राइटिंग जो है ना वो आप पे डिपेंड है, आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड है, आपकी इच्छा पे डेवलपमेंट है, डिपेंडेंट है, तो ही आप लिख सकते हैं। देखो क्या है, अगर मैं डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे लिखना है, और देखो ये सेम जो हैंड राइटिंग मेंटेन नहीं होती है पूरे पेपर में, तो एटलीस्ट
एटलीस्ट 50% पेपर में पहले आप ये मेंटेन करने का ट्राई कीजिए, वो एक इंप्रेशन बन जाएगा आपका, और फिर वो इंप्रेशन जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसलिए मुझे पता है जब लास्ट के क्वेश्चन लिखते हैं हम तो उस टाइम पे ऐसा हैंडराइटिंग मेंटेन नहीं होता है। तो ये मैंने दिखाया कि देखो ये आरबीआई का एक जस्ट मैंने पेज दिखाया। अभी अभी जैसे आरबीआई का आप जर्नलिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे कैसे करना है, और ये अभी मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि ये रिपोर्ट में से मैंने कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला है, उसका यूज आप कैसे करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो आगे की स्लाइड पे देखो, यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। अभी आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर कैसे होता है, 3 पार्ट होते हैं जनरली। एक है इंट्रोडक्शन आपका कि स्टार्ट विद द रिसेंट आरबीआई ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कोई भी आंसर है तो आप बताओ कि आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ऐसा ऐसा लिखा है, ठीक है। उसके बाद बॉडी में क्या है, ट्रेंड, डेटा, ड्राइवर्स, जो हमारा टॉपिक का नाम है, जो मैंने आपको बताया ये डीपीआर के लिए टॉपिक है। सेम टॉपिक आपका ग्रेड बी के लिए एफएम में भी है, ईएसआई में भी है। तीसरा क्या है, कंक्लूजन है, फॉरवर्ड आउटलुक विद रिस्क, क्या क्या है हम वहां पे बता सकते हैं। तो अभी देखो अभी क्या क्या लाइन यूज करना है, देखो जैसे ये क्या है, वैसा का वैसा अगर रिप्लीकेट कर पाए तो अच्छा है, कुछ लोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्रक्स भी लिख सकते हैं कि आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में ऐसा ऐसा कहा है, एफएसआर के एनुअल रिपोर्ट में ऐसा कहा है। अभी यहां पे देखो क्या, इन्फ्लेशन कॉन्वर्ज क्लोजर टुवर्ड्स द टारगेट ड्यूरिंग 24-25 एडेड बाय ईजिंग इनपुट कॉस्ट प्रेशर, proactive supply management, measures by the government, and continuing transmission of पास्ट मॉनिटरी पॉलिसी एक्शन। मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब है जो एक्शन लिया है उसका इंपैक्ट इकोनॉमी में दिख रहा है। तो ये कभी कभी डिले होता है इसलिए लिखा है, और ये जो लाइन्स है ये डायरेक्टली रिपोर्ट से ली है। तो दिस गिव्स अ फैक्चुअल, अपडेटेड एंड ऑथेंटिक स्टार्ट टू योर आंसर, ठीक है, इससे होगा। फिर बाद में हम क्या देंगे, बॉडी में क्या देंगे, हेडलाइन इन्फ्लेशन मॉडरेटेड टू एन एवरेज ऑफ 4.6% ड्यूरिंग 24-25 फ्रॉम 5.4 इन द प्रीवियस ईयर। तो ये आपने एक्चुअल डेटा दिया, इसको भी आप कोट कर सकते हैं। यूज दिस टू हाईलाइट द इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल इन्फ्लेशन। इससे क्या हुआ भाई, इंप्रूवमेंट हुआ। 5.4 से 4.6 का मतलब क्या है, ये थोड़ा इंप्रूव हुआ, इन्फ्लेशन कम होना यानी कि कंडीशन इंप्रूव हो गई। अभी ड्राइवर्स ऑफ डिक्लाइन, ड्राइवर्स क्या क्या है, मॉडरेशन इन कोर इन्फ्लेशन टू 3.5%, कोर इन्फ्लेशन में कम हुआ है। डिफ्लेशन इन फ्यूल एट 2.5 ड्यू टू सॉफ्टर ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस। ये किसके वजह से हुआ, डिक्लाइन किसके वजह से हुआ, कोर इन्फ्लेशन की वजह से हुआ। डिफ्लेशन जो मतलब जो हमारा डिफ्लेशन यानी कि प्राइसेस कम होगी फ्यूल की, उसके वजह से हुआ। ये क्या है, ड्राइवर्स है, किसके वजह से ड्राइव हुआ। फूड इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड एंड intra-year peak of 9.7% in October 24 before declining to 2.9 in the March 2025। यानी कि हमने यहाँ पे उसके पीछे के जो ड्राइवर्स है वो डिस्कस किए हैं, कोर इन्फ्लेशन, उसके बाद फ्यूल प्राइसेस एंड फूड प्राइसेस। इससे क्या होगा, दिस डेटा पॉइंट्स टू हेल्प break down each component of inflation, that is fuel, food and core, and show the volatile nature of the food prices। अभी कोर इन्फ्लेशन, पॉलिसी रिस्पॉन्स, इसमें क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, फूड इन्फ्लेशन रिमेन्ड एलिवेटेड एट 6.7%, इंटरमिटेंट स्पाइक्स ड्यू टू द ओवरलैपिंग सप्लाई शॉक्स इमेंटिंग फ्रॉम द वेदर एनोमलीज। देखो ऐसे वर्ड आपको यूज करने पड़ेंगे भाई, तभी इन्फ्लेशन है, तभी इंप्रेशन पड़ेगा, करेक्ट, तभी इंप्रेशन पड़ेगा। अदरवाइज आप नॉर्मल इंग्लिश में लिखेंगे तो इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। Use this to discuss supply side weather shocks as a key inflation driver। भाई फूड इन्फ्लेशन का क्यों हुआ है उसके पीछे का रीजन भी मैंने बताया। अभी पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है, पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है, एमपीसी रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6.25 इन फरवरी 2025। अभी आप रिसेंट का भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ये आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट में से लिया हुआ है, तो इसलिए ये डेटा पुराना है, इसलिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या है, लिक्विडिटी कंडीशन रिमेन इन सरप्लस, हाईलाइट मॉनिटरी रिस्पॉन्स टू दी इन्फ्लेशन ट्रेंड। इसका मतलब है भाई पॉलिसी का रिस्पॉन्स क्या हुआ था ये सारी चीज़ों के लिए, वो हमने किया। अभी कंक्लूजन में लिखते हैं, अभी ये क्या है, फ्यूचर आउटलुक के लिए आपको ये स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर 25-26 इज प्रोजेक्टेड एट 4% विथ रिस्क इवनली बैलेंस्ड होगी ये रिस्क आगे, एंड दिस फॉर कॉशन। तो कॉशन भी हम करेंगे भाई, रिस्क भी है, कॉशन भी करेंगे। प्रोलॉन्ग जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटीज, एक्सेसिव ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटीज, ट्रेड फ्रैगमेंटेशन एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज पोज अपवर्ड रिस्क टू द इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी। इससे क्या होगा भाई, आपका आंसर बैलेंस लिखेगा, बैलेंस दिखेगा। अभी ये जो मैंने यहाँ पे बताया भाई, दिस इज द आइडियल सिचुएशन,
ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करने का ट्राई करेंगे, मान लीजिए ये है 100% आइडियल कंडीशन कि भाई आपका आंसर ऐसा दिखना चाहिए, आपको ऐसा आंसर लिखना है। लेकिन मान लीजिए मुझे पता है एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, तो कम से कम भाई 80%, 70% तो भी रिप्लीकेट होगा ना एग्जाम में। तो अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, मान लीजिए आपका आंसर पहले ही 50% के रेंज में है इसके कंपैरिजन में, और आप इस टाइप की प्रैक्टिस करें, तो एग्जाम में तो आपका परफॉर्मेंस 30% दिखाई देगा। स्टैंडर्ड में बोल रहा हूँ, ये अगर स्टैंडर्ड आंसर है तो आपका ऐसा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा स्टैंडर्ड लिखने का ट्राई करेंगे और उसमें आपकी क्वालिटी थोड़ी कम भी होती है, तो भी वो 70% के आसपास आएगी। तो इसीलिए देखो, आरबीआई के एग्जाम में भी और डीपीआर के एग्जाम में भी जो कैंडिडेट्स मेरे से कनेक्टेड है, मैंने उनको इसी तरीके से सिखाया। और मेरा जो क्लास होता है जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव का आंसर राइटिंग लिखते हैं, मैं उसमें इसी तरीके से पढ़ाता। करेक्ट। अभी डीपीआर में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरा कोर एंड नॉलेज मेरा नहीं है कोर इकोनॉमिक्स का। भाई मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, मुझे पता है, लेकिन सिखाने के लिए भाई वो पढ़ा हुआ होना चाहिए ना। बीए इकोनॉमिक्स किया होना चाहिए, एमए इकोनॉमिक्स 5 साल पढ़ने के बाद ही वो पर्सन पढ़ा सकता है, फैकल्टी पढ़ा सकती है। तो मैंने वो ऐसा नहीं किया। मैं एज अ अच्छा स्टूडेंट है एग्जाम जाके पास कर सकता हूँ, लेकिन वो पढ़ाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त नॉलेज चाहिए। जैसे मैडम जो है वो कोर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की है, वो आपको पढ़ाएगी और इसी तरीके से हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। तो आपको अगर पसंद आया होगा ये, तो आप सोच सकते हैं, और कैसे लगा इस तरीके के और आपको क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।